नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे हरियाणा में अनेक विकास कार्यों की शुरुआत। रोहतक साबर डेयरी प्लांट का होगा लोकार्पण। नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी की होगी शुरुआत। लेह में पटरी पर लौट रही जिंदगी, स्कूल दुकानें खुली, मिनी बस और अन्य वाहनों के संचालन को भी अनुमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आर्थिक विकास संस्थान के कौटिल्य इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन। एशिया में वित्तीय स्थिरता और औद्योगिक नीति पर होगी चर्चा। 30 से ज्यादा देशों के 75 प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना। डेमोक्रेट्स ने किया पलटवार। और खेल की खबरों में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक सम्मेलन KEC का उद्घाटन किया है। 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश है। इसमें 30 से ज्यादा देश के 75 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके सत्र में वैश्विक वृद्धि के केंद्र के रूप में उभर रहे एशिया, ब्रिक्स देशों की संरचना के विकास, वित्तीय स्थिरता और औद्योगिक नीति में नई दिशाओं पर विशेष ध्यान होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दोपहर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां दोपहर बाद नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही हरियाणा सरकार की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज से हैदराबाद में शुरू हो रहे जीटो कनेक्ट के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस आयोजन में नेटवर्क, ज्ञान और मनोरंजन क्षेत्र का समागम होगा। इसका उद्देश्य पेशेवरों, उद्यमियों और सामुदायिक नेताओं के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। और वहीं अब बात बिहार की, जहां चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये उनके मौजूदा कार्यकाल की अंतिम बड़ी बैठक हो सकती है और ऐसे में इस बैठक का राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर खासा महत्व है। आपको बता दें कि ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी योजनाओं को आखिरी रूप देने में लगी हैं। बात करते हैं बिहार के वैशाली जिला और उसकी राघोपुर विधानसभा सीट की, जिसका राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में भी इस सीट पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। क्या कारण है और क्यों इतनी खास बन गई है ये सीट, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है और राज्य की हर खास व आम सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। ऐसी एक खास और वीवीआईपी सीट है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जो बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद के परिवार के लिए सुरक्षित गढ़ माना जाता है। हालांकि 2010 में इस गढ़ में भी सेंध लगी थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सियासत के एक साधारण आदमी से करारी शिकस्त मिली थी। बिहार के शाही परिवार को धूल चटाने वाला ये कारनामा किया था सतीश कुमार सिंह ने, जो एक बार फिर राघोपुर से अपनी चुनावी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। मैं, चूंकि मेरा जन्म स्थान यहाँ इस राघोपुर की धरती पर है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो हमको टफ नहीं लगता है। हम
हारते वहाँ पर है कि मुख्यमंत्री, यहाँ के कुछ लोग का नारा होता है कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए, विधायक नहीं चाहिए, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार हैं। विधायक जो विकास करने वाला व्यक्ति हो उसको चुनाव जिताना चाहिए। हालांकि 2010 में तो सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हरा दिया, लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव का ही कब्जा रहा। अब सतीश कुमार सिंह फिर से तेजस्वी यादव को टक्कर देना चाहते हैं। जब मैं 15 में हार गया, उसके बाद से यहाँ जो विधायक बने तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं किया। केवल यहाँ के मतदाताओं को जात के नाम पर, मुख्यमंत्री बनने के नाम पर वोट लेकर चले गए। बाढ़ के समय भी वो घूमने के लिए नहीं आते हैं। जनता की नुमाइंदगी हर कोई करना चाहता है, पर क्या जनता भी अपने जनार्दन का नाम तय कर चुकी है? ये जानने के लिए तो जनता के मन को भी टटोलना जरूरी है। 2010 में सतीश कुमार जी विधायक बने थे, तो विधायक बने तो ये यहाँ पर जो भी है बोल्डर पिचिंग वो करवाए थे। उसको बाद कोई काम यहाँ नहीं किया। तेजस्वी यादव आते हैं, जीत के चल जाते हैं। किसी के घर में एक मुख्य दरवाजा होता है, उनके यहाँ 4-4 दरवाजा है। पहला गेट पे एंट्री की जैसे ही यहाँ की जनता भोली भाली जाती है तो वहाँ नेता से भेंट नहीं होता है, सैकड़ों पुलिस कर्मी से भेंट होता है जो तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बैठे रहते हैं। और राघोपुर के जो गरीब लोग वहाँ जब जाते हैं ना तो पहले ही डर जाते हैं, अपनी बात को क्या रखेंगे। पूर्व में सतीश कुमार राघोपुर में लालू परिवार की बादशाहत को बिखेर चुके हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी दावेदारी को लेकर आक्रामक हो उठता है। सरकार भेदभाव करती है, लेकिन तेजस्वी यादव जी वहाँ पर और भी जगह से और भी राज्यसभा एमएलसी के पैसा को ले जा करके उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का काम किया। आज राघोपुर को पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया में राघोपुर की एक पहचान है। राघोपुर की लड़ाई में राजद की ओर से तेजस्वी यादव का नाम एक तरह से तय है, लेकिन इस सीट पर प्रशांत किशोर के मुकाबले में उतरने की चुनावी चर्चा ने भी अभी से ही यहां चुनावी सरगर्मी को तेज कर दिया है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार का सबसे बड़ा वीआईपी सीट है। यहां से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और वर्तमान में तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन अगर हम विकास के मानकों की बात करें तो यह क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य में भी काफी पिछड़ा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, राघोपुर। और वहीं कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। विदेशी धरती पर भारत को गलत तरीके से पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कोलंबिया के मेडेलिन स्थित ईआईए विश्वविद्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत विनिर्माण नहीं करता। इस पर अमित मालवीय ने उनके इस दावे का खंडन किया और ठोस आंकड़े शेयर करने को कहा। अमित मालवीय ने आगे कहा कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और गलत तरीके से पेश करने का मंच मिल जाता है। उनकी पटकथा 2013-14 में अटकी हुई है। राहुल गांधी के भाषणों को बीते दशक की बातें बताते हुए भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि फोन, दवा, ऑटो, एफडीआई, कौशल और जीएसटी 2.0 मिलकर एक गतिशील विनिर्माण अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। साथ ही उन्होंने 2014-15 और 2024-25 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण से लेकर फार्मा और ऑटोमोबाइल तक के क्षेत्रों में हुए बदलावों की जानकारी भी साझा की। भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन 1.9 लाख करोड़ रुपए 2014-15 से 6 गुना बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए 2024-25 में हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 8 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से 3.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। मोबाइल फोन उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी देश दुनिया में घूम घूमकर भारत विरोधी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। यह अधिकार इसी भारतीय लोकतंत्र ने उन्हें दिया है। राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान की निंदा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको
देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब लेह लद्दाख की, जहां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में किंडरगार्टन से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय तक सभी स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने की 24 तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के 9 दिन बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बस और अन्य वाहनों के संचालन के साथ साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और सुरक्षा कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के निरंतर लागू रहने के बारे में स्पष्ट कर दिया है और लोगों को इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की भी सलाह दी गई। कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद कल शाम नए आदेश जारी किए गए। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी CID की SIT ने 2 और लोगों को, अमृत प्रभा महंत और शेखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अमृत प्रभा जुबिन की सहगायिका थी और शेखर बैंड के सदस्य थे। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में उनके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जुबिन की मौत के समय ये दोनों नाव में ही मौजूद थे। CID इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब तक 4 लोग CID की गिरफ्त में हैं। CID ने इसमें केस नंबर 18/2025 दर्ज किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 61(2), 105, 106(1) और 103 शामिल है। SDGP और SIT के प्रमुख मुन्नर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए वो जुटे हुए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में देर रात बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। खंडवा के गांव जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। हादसे में 14 लोग नदी में डूब गए। इनमें से 3 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है और वहीं बचने वाले 3 लोगों में से एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इस हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दुखद हादसे में घायलों से मिलने खंडवा विधायक और पंधाना विधायक अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं आज सुबह 11 बजे सभी 11 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है। जामली गांव है, वहां पर राजगढ़ पंचायत से कुछ युवा लोग आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पर जो हमारा तालाब है जामली में, वहाँ पर कोटवार की ड्यूटी भी लगी हुई थी। उनके द्वारा मना भी किया गया कि आगे पानी गहरा है, लेकिन किंतु युवा लोग अति उत्साह में थे, आगे भी चले गए और आगे जाकर ट्रॉली डिसबैलेंस होने से पलट गई। हमारी SDRF की होमगार्ड की टीम भी मौके पर आई। मौके पर पूरा प्रशासन था, विधायक मैम ने खुद लीडरशिप ली। यहाँ पर अब कुल मिलाकर 11 लोग मिसिंग थे, जिन सबकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं। यदि हम राहत की बात करें तो ऑनरेबल CM के द्वारा भी ट्वीट करके इस बात
की घोषणा कर दी गई है कि जो RBC 64 के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत डूबने का 4 लाख का मुआवजा है, कल सुबह ही उसके बिल ट्रेजरी में लगा दिए जाएंगे। खंडवा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कुल 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 49 इनामी नक्सली थे, जिन पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हथियारों का भी समर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए का चेक दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण नक्सली संगठन की लगातार कमजोर स्थिति और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति की अभूतपूर्व सफलता का प्रतीक माना जा रहा है। और वहीं बरेली में बीते दिनों भड़की हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है। बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इधर लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के साथ बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। तौकीर रजा और उनसे जुड़े लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इधर जिले में धारा 163 लगा दी गई है और कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई, जिससे किसी भी घटना से तुरंत निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के कारीगरी और उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी दरों में कटौती से कारीगरों और एमएसएमई की जेब पर दबाव घटेगा। साथ ही कारीगरी और उद्योग जगत की घरेलू और वैश्विक बाजार में पकड़ और मजबूत होगी। मुरादाबाद के पीतल और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी अब पहले से 6 से 7% सस्ती होंगी। इन उत्पादों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लाखों कारीगरों को रोजगार की स्थिरता मिलेगी। कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग को भी इसका सीधा लाभ होगा। यहाँ के लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज जो जीआई टैग प्राप्त हैं, अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। 15 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलता है। फिरोजाबाद की कांच नगरी, खुर्जा की सिरेमिक और गोरखपुर के टेराकोटा, ये सभी पारंपरिक शिल्प अब और सस्ते होंगे। त्योहारी सीजन में इनकी मांग और बढ़ने की भी उम्मीद है। तो वहीं लखनऊ की चिकनकारी और वाराणसी की जरदोजी कढ़ाई करने वाली लाखों महिलाओं को भी बड़ा सहारा मिलेगा। शादी ब्याह और त्योहारी ऑर्डर से इनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। मेरठ और मोदीनगर का स्पोर्ट्स उद्योग, आगरा का पेठा और सहारनपुर का फर्नीचर जीएसटी की दरें कम करने से सबकी कीमतें घटेंगी। इससे घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों में इजाफा होगा। तो वहीं सीमेंट उद्योग पर भी सरकार ने राहत दी। जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे घर बनाने वालों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी। जीएसटी दरों में कटौती से उत्तर प्रदेश के शिल्प उद्योग जगत को सीधा लाभ होगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। और चलिए अब बात विशेष अभियान 5.0 की। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से विशेष अभियान 5.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कामकाज में सुधार लाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें विशेष रूप से स्वच्छता, फाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण और ई कचरा निपटान पर केंद्रित है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के इस अभियान से सभी मंत्रालय जुड़े हैं। इसी क्रम में विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के व्यापक तैयारियां की हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 753 स्वच्छता स्थल और 1,70,000 लंबित शिकायतों की पहचान की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 933 स्वच्छता स्थल, 937 सार्वजनिक शिकायतें, 11 सांसदों से जुड़े मामले और 7 राज्य सरकारों के संदर्भ चिन्हित किए हैं। जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने
1454 स्वच्छता स्थल, 15,494 भौतिक फाइल और 3,200 से ज्यादा ई फाइलों की भी समीक्षा के लिए चयन किया है। अभियान के अंत तक सभी विभाग सफाई, शिकायत निपटान और लंबित मामलों की समीक्षा पूरी। और इसी बीच खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक बहाल होंगी। इस बीच इंडिगो ने जानकारी दी है कि वो 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी और टिकटों की बुकिंग शुक्रवार 3 अक्टूबर यानी कि आज से उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच संबंधों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही भारत और चीन के नागरिक उड्डयन अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे थे। इन चर्चाओं का उद्देश्य सीधी उड़ानें बहाल करना और एक नए हवाई सेवा समझौते को आगे बढ़ाना था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपने समकक्ष जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल को बधाई दी। विदेश मंत्री ने एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार और जनता को जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इससे दोनों के बीच के संबंधों की निरंतरता और प्रगति का महत्व बढ़ा है। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर डेनमार्क स्थित भारतीय दूतावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के विद्युत विभाग के सचिव पंकज अग्रवाल और डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संबोधन में शांति एवं पर्यावरण के लिए समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समक्ष गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता का उल्लेख किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों का गायन भी किया गया। वहीं डेमोक्रेट्स के हेल्थ केयर संबंधित मांगों पर अड़े रहने से अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध जारी है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि यदि शटडाउन जारी रहता है तो बड़े पैमाने पर संघीय कर्मचारियों की छटनी हो सकती है और कई प्रोग्राम में कटौती भी हो सकती है। यूएस न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स के कई कार्यक्रमों में अपरिवर्तनीय बदलाव का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सरकारी खर्च के नए कार्यक्रम पर सहमति न होने से बुधवार से शुरू शटडाउन को ट्रंप सरकार शटडाउन को एक अवसर के रूप में भी ले रही है। साथ ही आपको बता दें कि यह भी माना जा रहा है कि पिछले 7 साल के पहले शटडाउन का फायदा उठाते हुए सरकार संघीय कार्यबल को नया रूप देने की भी कोशिश कर रही है। साथ ही आलोचकों को दंडित करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि कटौती के लिए उनकी नजर डेमोक्रेट एजेंसियों पर है। हालांकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप सरकार का ऐसा कोई भी कदम कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। यूरोप, भारत और चीन से रूसी तेल न खरीदने की डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रूसी तेल के बिना कार्य नहीं कर सकती। पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि रूसी तेल की आपूर्ति में कमी आती है तो तेल की कीमत बढ़ाकर $100 प्रति बैरल की दर को पार कर सकती है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय खतरा बढ़ने पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का भी संकल्प किया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। 2022 के बाद से विश्व चैंपियनशिप में चानू का यह पहला पदक है।
इससे पहले 2024 के पेरिस ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थी। नॉर्वे के फोर्ड में चानू ने 84 किलोग्राम स्नेच और 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क सहित कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में कुल 213 किलोग्राम भार उठाकर कोरिया की पिछले साल की विश्व चैंपियन री सॉन्ग गम ने स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू विश्व चैंपियनशिप में भारत के 14 सदस्यीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। विश्व चैंपियनशिप अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग स्पर्धाओं में से एक है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।